हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को साइकिल का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत प्रतिदर्श और संगणना के अंतर्गत अंतरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि प्रतिदर्श अनुसंधान व संगणना अनुसंधान में क्या अंतर पाया जाता है। इसके अंतर्गत आज का जो बिंदु चलेगा उस बिंदु का नाम हमारा प्रतिदर्श। जब चयन किया जाता है प्रतिदर्श का, तो चयन करते समय हमें किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय वही हमारा पंचम है, संगणना प्रतिदर्श अनुसंधान। तो आज का बिंदु जो चलेगा उसमें हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिदर्श का प्रतिचयन के आवश्यक तत्व। प्रतिदर्श के प्रतिचयन के आवश्यक तत्व। जब प्रतिदर्श का चयन किया जाएगा तो प्रतिदर्श का चयन करते समय हमें किन किन तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। उन तत्वों के ध्यान रखने के आधार पर ही हमें प्रतिचयन का चयन करना है। तो वे तत्व कौन से, उन तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने से पहले, करवाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। चलते हैं हमारे प्रतिदर्श का जो लिया जाता है, सब प्रश्न करते में क्या बात है, क्यों कहा गया है, किस कारण से कहा गया है, उसके बारे में तो लिखिए। यथार्थ एवं निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए बिना किसी भेदभाव के हमें निष्कर्ष ज्ञात करना है। तो निष्कर्ष को ज्ञात करने के लिए प्रतिचयन में निम्न तथ्य कह सकते हैं हम, या तत्व कह सकते हैं, ठीक है। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ध्यान में रखना आवश्यक है। तो हमें किन किन तथ्यों का, किन किन बातों का या किन किन तत्वों का हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। ये तत्व निम्न प्रकार है। प्रमुख रूप से जो ये तत्व बताए गए हैं, ये तत्व 5 भागों में, 5 रूपों में बांटकर बताए गए हैं। 5 बिंदुओं के आधार पर समझाया गया है कि जब हम प्रतिदर्श हमारे द्वारा चयन किया जाएगा, प्रतिदर्श लिया जाएगा, तो उसका चयन करते समय किन बिंदुओं का, किन तथ्यों का ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहला जो तत्व बताया गया है वह है हमारा प्रतिनिधित्व। क्या है बच्चों? प्रथम तत्व का नाम है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व किस प्रकार से है जानिए। प्रतिनिधित्व करना होता क्या है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रतिदर्श लिया जाएगा वह प्रतिदर्श सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारे पास 30 हमने प्रतिदर्श लिए हैं या 30 वस्तुओं का हमने चयन किया है 300 में से, तो वो 30 ऐसे नहीं हो कि हमारे जो बाकी जो बचे 270 जो प्रतिभागी बचे हुए वे उनके बारे में आकलन नहीं कर सके, उनकी व्याख्या नहीं कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए।
यानी जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो समंक हमने लिए हैं वे ऐसे होने चाहिए जो बाकी जो 270 प्रतिभागी है उन सभी का वो प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसमें लिख लीजिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से या दो पंक्तियों के माध्यम से आपको संपूर्ण बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए प्रतिदर्श ऐसा होना चाहिए, प्रतिदर्श ऐसा होना चाहिए जो समस्त समग्र के गुणों का, जो समस्त समग्र के गुणों का, यानी समग्र के जितने भी आंकड़े बताए गए हैं समस्त गुणों का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके, पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके और वह यहां तक, यानी उस बिंदु तक, कहने का मतलब यहां तक संभव है, जहां तक संभव हो हमें प्रतिदर्श पक्षपात रहित होना चाहिए, हमें प्रतिदर्श पक्षपात रहित लेना चाहिए। यानी जिन प्रतिदर्शों का हम चयन कर रहे हैं वे प्रतिदर्श ऐसे होने चाहिए, वे भेदभाव रहित, बिना किसी भेदभाव के हो, और उनमें उन सभी गुणों का समावेश होना चाहिए जो बाकी जो हमने समग्र में से जो आंकड़े नहीं लिए हैं वे गुण 29 जो गुणों के अंतर्गत सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हमारा प्रतिनिधित्व वाला बिंदु हो गया। दूसरा जो तत्व बताया गया है वह हमारा है सजातीयता। कौन सा बच्चों लिख लेना, सजातीयता। सजातीय किस प्रकार से होने चाहिए, कहने का तात्पर्य ये होगा, सर आपको शब्द से समझ में आ भी गया होगा कि जो प्रतिदर्श लिया गया है, प्रतिदर्श जिस तथ्यों के बारे में अध्ययन करने के लिए लिया गया है वे तथ्य या वे गुण हैं जो प्रतिदर्श हैं वे उसी जाति के होने चाहिए, उसी वर्ग के होने चाहिए, ताकि हमें परिणाम प्रस्तुत करते समय हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए कहा गया कि जो प्रतिदर्श अपनी ही जाति का होना चाहिए, उसी वर्ग का होना चाहिए। तो इसमें लिख लेना कि यदि एक ही समग्र में से एक से अधिक प्रतिदर्श लिए जाए तो या छांटे जाए तो उनका बंटवारा छांट लिया गया, उनका चयन कर लिया। छांटने के तात्पर्य हम चयन करना भी कह सकते हैं। उसमें छांटे जाए तो उनमें परस्पर सजातीयता होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए। अर्थात
अर्थात प्रतिदर्श उसी वर्ग के गुणों वाले होने चाहिए जिस वर्ग में से हमने प्रतिदर्श लिया है उन्हें वस्तुओं में से या उन प्रतिदर्शों में भी वही गुण उपस्थित होने चाहिए, वैसे उसी प्रकार के गुण होने चाहिए। उनके गुणों में होने वाले जो विचरण है, जो डिफरेंस निकल के आएगा, होने वाला विचरण निर्धारित सीमाओं के अंदर होने चाहिए। निर्धारित सीमाओं के अंदर ही होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने जिस प्रतिदर्श का चयन लिया है वे उस प्रतिदर्श में या उन सीमाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो, अलग ले लिए जाए। जैसे हमें भेड़ों के बारे में अध्ययन करना है और यदि भेड़ों में से हम बकरी के बारे में, बकरी का प्रतिदर्श लेकर बकरी के बारे में अध्ययन करें तो क्या हम भेड़ों के बारे में बता सकते हैं? नहीं, यह सजातीयता नहीं रहेगी। यहाँ भेड़ एक अलग जाति वाली जानवर हो जाएगा और बकरी अलग जाति वाला जानवर हो जाएगा। तो हमें यदि भेड़ों के बारे में अध्ययन करना है तो भेड़ों में से ही कुछ भेड़ों का चयन करना चाहिए। उन्हीं भेड़ में से भेड़ का ही चयन करना चाहिए प्रदर्शन में से। जैसे हमने माना हमारे पास 100 भेड़ है तो 100 भेड़ों में से लगभग 10% हिस्सा 10 भेड़ों का अध्ययन करना है। तो जो अध्ययन निकल के आएगा उसी जातीय गुणों के बारे में निकल कर आएगा। ये हमारा दूसरा तत्व हो गया। तीसरा तत्व में देखिए, जो तीसरा तत्व बताया गया वह है हमारा स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। तीसरा जो गुण बताया गया है हमारा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस कहने का तात्पर्य यानी जो हमारे मूल्य होने चाहिए आपस में, जो समग्र में जिन प्रतिदर्शों का हमने चयन किया है ये प्रतिदर्श समझ चाहिए बच्चों स्वतंत्र होनी चाहिए। इसलिए किसी बंदिश में कार्य नहीं है हमने उस जिन प्रतिदर्शों का चयन किया है वह स्वतंत्र रूप से प्रतिदर्शों का चयन करना चाहिए। इसमें लिखिए समग्र की प्रत्येक इकाई आपस में कैसे होनी चाहिए? आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए अर्थात एक इकाई का शब्द यूनिट हमारी एक इकाई के प्रतिदर्श जो हमने जिन प्रतिदर्शों का हमने चयन किया है बहुत सारी इकाइयों में से, तो एक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने का प्रभाव में शामिल से तात्पर्य शामिल होने का प्रभाव जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो इसमें समय होने वाले जो प्रभाव पड़ेगा दूसरी इकाई है। जब हमने दूसरी इकाई का जो पहले प्रतिदर्श लिया दूसरा प्रतिदर्श लिया तो उन प्रतिदर्शों के बारे में तो एक इकाई में शामिल होने वाले प्रतिदर्श का प्रभाव दूसरी इकाई में जो सम्मिलित हो रहा है, जो गुण सम्मिलित होना चाहिए, तो दूसरी इकाई के सम्मिलित होने
या न होने, होने या न होने पर नहीं पड़ता है, पर पड़ता है। ऐसे दूसरी का को सम्मिलित कर लिया, उसका प्रभाव अन्य इकाई पर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे 3 तत्व हो गए। आगे अध्ययन करते हैं चौथे तत्व के बारे में। पहला तत्व हमारा प्रतिनिधित्व है, दूसरा हमारा बता दें सजातीयता, तीसरा तत्व बता देगा हमारा स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। कहने का तात्पर्य 3 तत्वों के आधार पर प्रतिनिधित्व आवश्यक तत्व बता दिए गए। आगे चौथे तत्व का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लिख सको अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में आप नोट्स बना सको। लिख लिया तीनों के बारे में। आगे चौथा तत्व के बारे में चौथे तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा तत्व हमारा क्या बताया गया है? चौथे तत्व का नाम है, जो आप लोग हेडिंग डाल लेना, पर्याप्तता। चौथा तत्व क्या है बच्चों? पर्याप्तता। यानी पर्याप्त जो हमने जिस प्रतिदर्श का हमने चयन किया है, वे हमारे उन समंकों के लिए या समग्र की संपूर्ण जो इकाई है, उन इकाई के लिए पर्याप्त है या नहीं। यदि पर्याप्त नहीं है तो क्यों नहीं है, उनके बारे में चतुर्थ बिंदु लिखिए, पर्याप्तता। पर्याप्तता, पर्याप्तता के बारे में क्या कहा कि हमने प्रतिदर्श में जिन इकाइयों को सम्मिलित किया है, वे इकाइयां हमें निर्णय डिसीजन प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। वे इकाइयां हमने जो समंक प्रतिदर्श के रूप में लिए हैं, वे हमें रिजल्ट या संपूर्ण इकाइयों के बारे में परिणाम प्रस्तुत करने के लिए वे प्रतिदर्श हमारे लिए उपयुक्त होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए बताया गया है। तो लिखिए, प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाई, प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाई, जो इकाई इसमें सम्मिलित है, तो प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाई पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, अर्थात प्रतिदर्श में जितनी अधिक इकाइयां होगी, प्रतिदर्श में जितनी अधिक इकाइयां होगी, परिणाम या निष्कर्ष जो हमारे होंगे, निष्कर्ष उतने ही शुद्धता रूप में आएंगे। जितनी अधिक इकाइयां होगी, परिणाम या निष्कर्ष उतने ही शुद्ध प्राप्त होंगे। कहने से तात्पर्य यह है कि हमने जो प्रतिदर्श लिया है, प्रतिदर्श में जो इकाइयां सम्मिलित है, जैसे 300 में से 30 इकाइयां, तो उनमें इतनी 30 इकाइयां जो लिए वो इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि हमारे परिणाम जो निकल गया है, कैसे करना चाहिए? शुद्ध प्राप्त होना चाहिए। अर्थात प्रतिदर्श में जितनी अधिक इकाइयां होगी, हमारे जो परिणाम निकल कर आएगा, जो हमारा निष्कर्ष निकल कर आएगा, वह परिणाम या निष्कर्ष उतना ही शुद्धता के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ये चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण लिखिए, पांचवा जो तत्व बताया गया वो लिखिए,
अभिनीति का अभाव, अभिनति कह सकते हैं हम, जो त्रुटि हो सकते हैं, अभिनति का अभाव, इसमें अभिनति का अभाव पाया जाना चाहिए, यानी उसमें त्रुटि या गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लिखिए प्रतिदर्श की सफलता के लिए प्रतिदर्श की सफलता के लिए अभिनति का होना आवश्यक नहीं है। अभिनति का न होना आवश्यक है। अभिनति का न होना आवश्यक है, यानी गलती होना आवश्यक नहीं, उसमें गलती तो नहीं होनी ही चाहिए। पर ये वो आपको प्रतिदर्श में सफलता है, प्रतिदर्श के माध्यम से परिणाम में सफलता अर्जित करनी है। तो प्रतिदर्श रीति का चयन, प्रतिदर्श रीति का चयन, जो चयन किया जाएगा उसका प्रतिदर्श हमने लिया जाएगा। तो प्रतिदर्श रीति का चयन अनुसंधान के जो कार्य होते हैं, अनुसंधान के, ठीक है, तो अनुसंधान के कार्य प्रेषित सूचनाएं, जो सूचनाएं हमने प्रेषित की है समाज के अंतर्गत, समाज को उसके बारे में बताने के लिए, निष्कर्ष का निर्वचन, निष्कर्षों का निर्वचन आदि, जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, वो परिणाम प्रस्तुत किए हैं, आदि स्तरों पर पक्षपात से तात्पर्य भेदभाव वाली भावना, तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव वाली भावना, एक दूसरे के प्रति पक्षपात वाली भावना नहीं होनी चाहिए। भेदभाव वाली भावना नहीं होने के कारण इसमें अभिनति नहीं पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके परिणामों के अंदर अभिनति पाई जाती है तो आपके परिणाम शुद्ध प्राप्त होंगे, और अभिनति नहीं होगी तो आपके परिणाम शुद्धता रूप से प्राप्त होंगे। इन पांचों तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं, यदि किसी भी प्रतिदर्श के अंदर पांचों तत्व उपस्थित होते हैं तो उसमें उन समकों का जो परिणाम प्रस्तुत निकल कर आएगा वह परिणाम बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा, परिणाम बिल्कुल सही और शुद्ध आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं होगी। ये हमारे 5 तत्व हो गए। 5 तत्व के बाद कुछ गुण बता दिए गए, कुछ अन्य तत्व भी बताए गए हैं जो प्रतिदर्श हम लेते हैं तो अनुसंधान कार्यों के अंतर्गत है, उनके स्तरों के लिए कुछ तत्व और बता दिए गए। 3 तत्वों का निर्धारण किया गया, या प्रतिचन का जो रूप होता है, तो प्रतिचन के रूप को सूक्ष्मतम करने के लिए, छोटा करने के लिए, विश्वास योग्य बनाने के लिए उसमें कुछ 3 तत्वों का निर्धारण और किया गया, उन्हीं के बारे में इसके अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये इसका लिख लिया, इसकी जो आगे अध्ययन करते हैं इसी भी तत्वों के अंतर्गत कि जो प्रतिदर्श का जो परिणाम हमने लिया है उसको सूक्ष्मतम या विश्वास योग्य बनाने के लिए वो तत्व किन बिंदुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग डाल लेना इसी बिंदुओं के अंदर, 5 बिंदुओं के बाद में कि जो प्रतिचयन का सूक्ष्मतम रूप लेना, इसी में चल रहे हैं हम, ठीक है।
प्रतिचयन जो हमने प्रतिदर्श लिया है, ठीक है, तो प्रतिचयनों में सूक्ष्मता, छोटा रूप लेना, प्रतिदर्श प्रतिचयन करना, उसका छोटा रूप लेने के लिए इसमें लिखिए प्रतिदर्श अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान या अध्ययन, प्रतिदर्श अनुसंधान या अध्ययन, अनुसंधान या अध्ययन या अध्ययन में सूक्ष्मता, जो मैंने आपको बताया, सूक्ष्मता यानी उसका छोटा रूप, या विश्वसनीयता, विश्वसनीयता समाज के अंतर्गत जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो विश्वास योग्य होने चाहिए। विश्वसनीयता निम्न तत्वों पर, निम्न तत्वों पर, निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से तत्व है जिनके ऊपर इनके सूक्ष्मता रूप लेना, उसका छोटा से छोटा रूप लेना वो निर्भर करता है। पहला तत्व है प्रतिदर्श आकार। पहला तत्व क्या बताया गया बच्चों? प्रतिदर्श का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। हमने पूर्व वाले टॉपिक में पढ़ा भी था। आवश्यक तत्वों के अंतर्गत जो हमने यदि जितने प्रतिदर्श का चयन करते समय जितनी अधिक इकाइयां लेंगे, हमारे परिणाम जो प्राप्त होंगे वे उतने शुद्ध रूप से प्राप्त होंगे। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि प्रतिदर्शों का आकार, प्रतिदर्शों का आकार, प्रतिदर्शों का आकार बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिससे जो समग्र लिए गए हैं, जिससे समस्त समग्र उसमें सम्मिलित हो सके, उसमें सम्मिलित हो सके। यहाँ सम्मिलित होने से तात्पर्य यह है कि प्रतिदर्श के जो गुण हमने जो प्रतिदर्श लिए हैं उनके गुण अन्य समग्रों के अंतर्गत सम्मिलित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो प्रतिदर्श हमने ले लिया उसके गुण अन्य उसी जातीय वाले, उसी गुण, उसी वर्ग वाले लोगों में नहीं मिलते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ गुणों का समावेश उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो प्रतिदर्श का आकार के लिए कहा गया। दूसरा जो तत्व बताया गया वह हमारा आकलन विधि के द्वारा। देखिए इसमें आकलन विधि, आकलन विधि, तो आकलन विधि में क्या बताया, जिस प्रकार से हम प्रतिदर्श का चयन कर लेते हैं, कई बार वो किन्हीं बिंदुओं के तत्वों के आकलन करने के आधार पर ले लेते हैं कि यह विधि बहुत चर्चित है या फेमस है, प्रसिद्ध है, कि इस विद्यार्थी बारे में सब कुछ सब लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छा है, तो ये उसका चयन कर लिया जाए। तो कई बार ऐसे होता है एक विद्यार्थी के चयन के आधार पर अन्य विद्यार्थी के परिणाम क्या जाते हैं, गलत प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखिए कि अधिकतर सांख्यिकी अनुसंधानों में, अधिकतर सांख्यिकी अनुसंधानों में जो सांख्यिकी अनुसंधान प्रस्तुत किए जाते हैं उनके बारे में, तो अधिकतर सांख्यिकी अनुसंधानों में अंतराल आकलनों का, अंतराल आकलनों का, अंतराल आकलनों का प्रयोग
एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, अंतराल आकलन है उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे अनुसंधान में, अनुमान में, जिससे अनुमानों में, जो हमने अनुमान लिए, जिससे अनुमान को विभिन्न, अनुमान को विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत, विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत, जो सीमाएं निर्धारित की गई है तो सीमाओं के अंतर्गत उसे प्रस्तुत करता है, सीमाओं के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। यानी जो अनुमान के आधार पर, हमने कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अनुमानों के आधार पर हमने जो प्रतिदर्श का चयन किया है, वे प्रतिदर्श इस पर उसके अनुमान को विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत, जितनी उसकी सीमा होगी उस सीमा में रखे हुए होने चाहिए, सीमाओं से बाहर निकले हुए अनुमान लोगों को नहीं होने चाहिए, ताकि आगे परिणाम लोगों को शुद्ध प्राप्त हो सके। अंतिम और तृतीय जो प्रतिचयन का सूक्ष्मता और प्रस्तुत करने के लिए तृतीय बिंदु जो बताया गया है वह हमारा है प्रतिचयन विधि। कौन सी बच्चों? थर्ड नंबर डाल लेना, प्रतिचयन, प्रतिचयन विधि। अब प्रतिचयन विधि में क्या कहा गया है उसको भी जान लेते हैं। प्रतिचयन विधि तो है ही हमारी, इसकी सूक्ष्मता नहीं, प्रतिचयन में सूक्ष्मता लाने के लिए इस विधि के अंदर क्या बताया गया, कौन सा तथ्य लिखा गया। जैसे हम प्रतिचयन किया जाता है, प्रतिचयन दो तीन रूपों में किया जाता है। एक प्रतिचयन तो एक ऐसे सामान्य रूप है, तुम खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ, ये हो गया एक प्रतिचयन होता है दैव प्रतिचयन, दैव या अदैव कह सकते हैं। एक दैव प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है, उसमें एक लोड, हमें ऐसे कहते हैं लोटरी रूप में भी कह सकते हैं एक रूप से। तो इसमें लिखिए सामान्यतया, सामान्यतया दैव प्रतिचयन विधि द्वारा, दैव प्रतिचयन, सामान्यतया दैव प्रतिचयन विधि द्वारा, दैव प्रतिचयन की विधि के द्वारा चयनित प्रतिदर्श, चयनित प्रतिदर्श, जो हमने प्रतिदर्श दिया है, चयनित प्रतिदर्श समग्र के, समग्र के अनभिनत, यानी अनभिनत मतलब उसके आसपास से कह सकते हैं अनभिनत, अनभिनत प्रतिनिधि माने जाते हैं, अनभिनत प्रतिनिधि, प्रतिनिधि माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि दैव प्रतिचयन विधि के आधार पर जो हमने प्रतिदर्श लिया है, इसमें यही कहा गया है कि दैव प्रतिचयन विधि द्वारा चयनित प्रतिदर्श समग्र के अनभिनत प्रतिनिधि माने जाते हैं। अर्थात जिस दैव प्रतिचयन विधि के माध्यम से हमने जिस प्रतिदर्श का चयन किया गया है वह प्रतिदर्श समग्र के अनभिनत, अनभिनत से तात्पर्य उस मूल्य के आसपास जो भी मूल्य उपस्थित है, जो भी मूल्य उपस्थित होंगे उन मूल्यों के गुणों को वह सम्मिलित करता हुआ या उन गुणों का प्रतिनिधित्व करता हुआ होता है। दैव प्रतिचयन विधि के आधार पर हम यदि प्रतिदर्श ले रहे हैं तो वे प्रतिदर्श जो वह प्रतिदर्श निकल कर आएगा वह उन सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ होगा। बात समझ आ गई? तेरी इसी आधार पर कहा गया प्रतिचयन विधि में यदि दैव प्रतिचयन के माध्यम से आपको प्रतिदर्शों का चयन करना चाहिए ताकि आपके समंक सही हो सके, गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो। ये हमारे तीन मात्रा बता दिए गए जिसके द्वारा प्रतिचयन में सूक्ष्मता रखी जाती है। ये सामान्यतः तीन मुद्दे बताए गए, प्रतिदर्श का आकार, नंबर 2 आकलन का विधि के द्वारा, नंबर 3 प्रतिचयन। प्रतिचयन विधि के अंदर कौन सी विधि आती है बच्चों? दैव प्रतिचयन विधि के माध्यम से आंकड़ों को, सूचनाओं को, समंकों को छोटा करके समंकों को सही रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आ गया? सही विद्यार्थियों को समझ में आ गया तो स्क्रीन समझ लेना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। पिछली क्लास में भैया ने कहा था सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है,
आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है तो आप कह सकते हो दोबारा आपने बताया जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट था उनके द्वारा विद्यार्थियों ने बताया था कि सर आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है, माइक का उपयोग भी कर लिया जाएगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तब तक के लिए इसके आगे चलते हैं, आगे अध्ययन कर देंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। लेना इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी इसका एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक।